वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे इंडियन पीनल कोड 1860 एक्ट नंबर 45 में कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, जो कि आईपीसी के चैप्टर नंबर 16 में जो मानव शरीर के विरुद्ध होने वाले अपराधों में, जो कि सेक्शन नंबर 299 से लेकर सेक्शन नंबर 377 में सिचुएट है। सेक्शन नंबर 299 एंड सेक्शन नंबर 300 आपस में कोरीड सेक्शन है। कभी भी जब हम इस टॉपिक को पढ़ें तो सिंगल सेक्शन को कभी भी स्टडी के तौर पर नहीं लेना चाहिए। ये दोनों सेक्शन अपने आप में कोरीड सेक्शन है। एक दूसरे का अर्थ दूसरे के बिना निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। सबसे पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि ये होमिसाइड जो शब्द है, ये होमिसाइड का मीनिंग, इसमें होमो मीन्स होता है ए मैन और साइडो मीन्स होता है वन कट या किल। मानव का कट कर देना या मानव को किल कर देना होमोसाइड कहलाता है। होमिसाइड एक जेनेरिक, जिसको हम वंश कहते हैं, और जो इसकी स्पीसीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, जिसको कल्पेबल होमिसाइड नंबर 1, नंबर 2 जिसको हम मर्डर कहते हैं, और नंबर 3 जिसे नेग्लिजेंस डेथ के नाम से जानते हैं, जो कि सेक्शन नंबर 304A एंड डाउरी डेथ, ये भी मृत्यु की एक किस्म है, जो कि सेक्शन नंबर 304B में डिफाइन किया है। साथ में उसका पनिशमेंट भी बताया गया है। और एक जस्टिएबल होमिसाइड भी होता है, जिसको हम न्यायोचित या क्षम्यकारी अपराध के विभिन्न दशाओं में उसको हम परिस्थितियां, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की सिचुएशंस में उसको अलग से समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को सेक्शन नंबर 299 में ये बताना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड को यदि आप देखें तो तीन तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि जो कोई, आईपीसी की सामान्यतः जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं वो हुएवर या जो कोई शब्द से ही स्टार्ट की गई हैं। जो कोई कौन हो सकता है? अपराध करने वाला व्यक्ति है। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभव हो, या यह ज्ञान रखते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी जाए, इनमें से कोई भी कार्य करके मृत्यु कारित कर दे तो आपराधिक मानववध का अपराध कहलाता है। आप यदि सेक्शन नंबर 299 के इस धारा का विश्लेषण करने के पश्चात यदि आप देखें तो उसमें 3 इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं। पहला इलस्ट्रेशन ये दिया गया है कि ए इस आशय से एक गड्ढे पर लकड़ियां और घास इस आशय से बिछा देता है कि जिससे बी व्यक्ति ये समझे कि यह भूमि सुदृढ़ है, और उस पर सुदृढ़ भूमि मानते हुए वह उस गड्ढे के ऊपर से चलता है और उस गड्ढे में गिर जाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य आपराधिक मानववध की श्रेणी में माना गया। दूसरा जो इलस्ट्रेशन दिया गया है कि ए पर्सन और बी पर्सन दोनों शिकार करने के लिए जाते हैं, और ए को इस बात की जानकारी है कि वो झाड़ी के पीछे कोई व्यक्ति छिपा हुआ है, लेकिन वो बी को इंस्टिगेट करता है कि वह शिकार के ऊपर गोली चलाए। यदि वह उसके उकसाने के परिणाम स्वरूप वह गोली चला देता है, वहां शिकार न होकर उस व्यक्ति को गोली लग जाती है, और उस व्यक्ति को गोली लग जाने से उसकी मृत्यु कारित हो जाती है, तो उस व्यक्ति ने जिसने गोली चलाई है उसके द्वारा किया गया कार्य आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आएगा, जबकि वह उकसाने के परिणाम स्वरूप दुष्प्रेरण का दोषी होगा। तीसरा इलस्ट्रेशन जो इसमें लिखा हुआ है कि ए मुर्गे को चुरा लेने के आशय से, जबकि मुर्गे को चुरा लेने का कार्य आपराधिक विधि के विरुद्ध है, वो विधि विरुद्ध कार्य कर रहा है, लेकिन उसका आशय मुर्गे को चुरा लेने का है, और वो गोली मुर्गे को पकड़ने के आशय से मुर्गे पर गोली चलाता है, और वो गोली यदि किसी दूसरे व्यक्ति को लग जाती है तो उसके द्वारा किया गया कार्य आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं होगा। सेक्शन नंबर 299 में 3 एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं, और एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कोई ऐसे व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करता है जो अंग शिथिल या विकार रोग से ग्रस्त है, यदि उस व्यक्ति को मृत्यु कारित कर देता है तो वह आपराधिक मानववध की श्रेणी में आ सकता है। दूसरे जो इसका दूसरा वाला एक्सप्लेनेशन दिया है, उस एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताया है कि मृत्यु का प्राथमिक कारण शारीरिक क्षति है, और मृत्यु का द्वितीयक जो कारण है वो चिकित्सीय उसको हेल्प ना मिलना, चिकित्सीय सहायता न प्राप्त होना है। तीसरा वाले एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल स्पष्टीकरण तरीके से बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि गर्भस्थ शिशु की
हत्या कर देना आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन यदि उसकी प्रसव के दौरान यदि उसके शरीर का कोई भी अंग बाहर निकल आया है, भले ही उसने श्वास न ली हो और भले ही वह उत्पन्न ना हो, तो तब वह आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगा। इसके बाद यदि हम देखें तो सेक्शन 300 में यदि आप लोगों को देखना होगा तो सेक्शन 300 में सबसे पहली जो लाइन लिखी हुई है, मेरे विचार से आज तक जो मैंने समझा, उसमें सबसे पहली लाइन ही बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हमको ये जानकारी हो जाती है कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर क्या होता है। उसमें सबसे पहली लाइन लिखी हुई है कि 31 पश्चात आपराधिक दशाओं को छोड़कर प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या है। यदि इस लाइन को हम कई बार पढ़ेंगे, कई बार सोचेंगे, कई बार विचार करेंगे, तो उससे एक निष्कर्ष यह निकलता है कि 31 पश्चात का मतलब हियर देन आफ्टर है, जो कि नीचे दिए गए हैं। उन यदि अपवादों को छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक हत्या प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या है। सेक्शन नंबर 299 को कन्वर्ट करने के लिए सेक्शन 300 में यदि आपके कोई भी यदि ऐसी परिस्थितियां या कोई भी ऐसे मामले के तथ्य हैं जो सेक्शन नंबर 300 के 5 अपवाद जो दिए गए हैं, उनमें से किसी भी अपवाद के यदि अंतर्गत आता है, तो उस श्रेणी में वो आपराधिक मानववध कहलाएगा। यदि 300 के 4 संगत खंडों के अंतर्गत यदि मामले की कोई भी संतुष्टि होती है और जो दिए गए अपवाद हैं उन अपवादों में से यदि मामला नहीं आता है, तो तब वह हत्या की श्रेणी में आ सकता है। आइए तो हम इस बारे में भी ये डिस्कशन करना चाहेंगे कि वो 5 अपवाद कौन से हैं। इट मीन्स वे 5 कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें हम हत्या न कहकर उनको आपराधिक मानववध कहेंगे। तो पहले अपवाद में लिखा हुआ है कि प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या ना होकर फिर क्या होगा, उसका आंसर है आपराधिक मानववध होगा। लेकिन वो किस परिस्थितियों में होगा, यदि वह गंभीर अचानक प्रकोपन के परिणाम स्वरूप, जिस व्यक्ति ने गंभीर अचानक प्रकोपन परिणाम स्वरूप दिया है, उससे प्रकोपित होकर वह व्यक्ति यदि आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो जाता है और वह व्यक्ति जिसने प्रकोपन दिया है उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है या भूलवश या दुर्घटनावश किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, तो वह हत्या नहीं है, वह कल्पेबल होमिसाइड है। उपरोक्त बिंदु पर केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का लैंडमार्क डिसीजंस भी है। दूसरा जो एक्सेप्शंस दिया गया है उसमें यह है कि प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। जब हत्या नहीं है तो फिर वो क्या होगा, वो आपराधिक मानववध होगा। और आपराधिक मानववध किस परिस्थिति में होगा, उसके लिए परिस्थिति जो अपवाद नंबर 2 में दिया है कि यदि कोई भी व्यक्ति जिसको प्राइवेट प्रतिरक्षा की अधिकार का प्रयोग करने में यदि वह अपने अधिकार की लिमिटेशंस को क्रॉस कर जाता है, तो उस परिस्थिति में वह हत्या ना होकर आपराधिक मानववध ही कहलाएगा। प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई जो अधिकार जो उसको दिए गए हैं वो उसकी सीमाओं का उल्लंघन क्या कहा जाएगा, इस विषय पर आपको यह जरूर समझना होगा कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आत्मरक्षा का अधिकार अपने आप में पूर्ण अधिकार नहीं है, यह एक निर्बंधित अधिकार है। और निर्बंधित अधिकार निर्बंधन का जो प्रयोग है वो धारा 99 के निर्बंधन की सीमाओं में उनका वर्णन किया गया है। धारा 99 के 4 निर्बंधन हमेशा आपको याद रखने चाहिए कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एब्सोल्यूट राइट बट रेस्ट्रिक्टेड राइट, रेस्ट्रिक्शंस फॉलोड बाय अंडर सेक्शन 99। और वो पहली परिस्थिति 99 का 1 पहली परिस्थिति में आप लोगों को जानकारी है कि यदि कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है और वह उस व्यक्ति का यदि मृत्यु या घोरोपति कारित करने का आशय नहीं है, तो किसी भी व्यक्ति को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार उस व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध नहीं होगा। 99 की दूसरी परिस्थिति यह वर्णन करती है कि यदि लोक सेवक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति के द्वारा कोई भी अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान यदि कार्य किया जाता है, तो उस परिस्थिति में यदि उसका मृत्यु और घोरोपति कारित करने का आशय नहीं है, तो उस स्थिति में उसके विरुद्ध भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। तीसरे नंबर की रेस्ट्रिक्शंस में बताया है कि जनरली आरओपीडी का राइट को प्रयोग करने में आपको लोक सेवक की सहायता की अपेक्षा की जानी चाहिए। लोक सेवक की सहायता की अपेक्षा न किए जाने के परिणाम स्वरूप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। धारा 99 के चौथे खंड में यह भी साफ साफ स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जितने बल की आवश्यकता है उतने ही बल का प्रयोग किया जाना चाहिए। और अमजद खान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही इसके बारे में न्याय निर्णय किया गया था। तो
राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपवाद नंबर 2 धारा 300 के अंतर्गत आपको यह भी जानकारी है कि आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का जो अधिकार का प्रयोग करना अपनी सीमाओं के अंदर ही रहकर करना चाहिए। यदि आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार उपलब्ध है, परंतु यदि आप सीमाओं का उल्लंघन कर देते हैं, उस परिस्थिति में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देते हैं, तो वह कार्य भी आपराधिक मानववध की श्रेणी में ही कहलाएगा। तीसरा अपवाद जो दिया गया है, वो तीसरे अपवाद में भी आपको यही चीज की जानकारी होनी चाहिए कि यदि कोई लोक सेवक जो उसकी लिमिटेशंस दी गई हैं, जो उसकी सीमाएं दी गई हैं, उन सीमाओं के अंतर्गत रहकर ही उसको कार्य किया जाना चाहिए। और यदि कोई भी लोक सेवक अपनी सीमाओं से बाहर जाकर उसका उल्लंघन करके किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगा, न कि हत्या की श्रेणी में आएगा। चौथा, यदि आप उसका फोर्थ एक्सेप्शन सेक्शन नंबर 300 का देखें तो उसमें अचानक जनित झगड़े में आवेश में आकर यदि तीव्र होकर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, तो वह भी हत्या न होकर आपराधिक मानववध की श्रेणी में ही आता है। और पांचवें बिंदु पर आप लोगों को यह जानकारी रखनी होगी कि पांचवें बिंदु में यह स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि यदि सहमति और सहमति देने वाले की आयु यदि 18 वर्ष से अधिक है और सहमति के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जाती है, तो उस परिस्थिति में वह मृत्यु न होकर, वह हत्या न होकर, वह भी आपराधिक मानववध की श्रेणी में ही होगा। धारा 300 के पांचों अपवादों का अध्ययन करने के पश्चात धारा 299 के आपने जो 3 पॉइंट पढ़े, जो 3 बिंदु मैंने आपको बताए, उन तीनों बिंदुओं के पश्चात और 5 अपवादों में पढ़ने के बाद इन परिस्थितियों से वर्णन पता चल जाता है कि यह किया गया कार्य आपराधिक मानववध की श्रेणी में होगा। तो बचा हुआ जो सेक्शन 300 का पार्ट है वो ही मर्डर है। और वो मर्डर कौन सा है? वो 300 के 4 संगत खंड हैं। उन 300 के जो चारों संगत खंड हैं उनमें उसकी संतुष्टि होना आवश्यक है। पहला जो आपको वही सेम है कि इंटेंशन कॉज ऑफ डेथ होना चाहिए, कि जो है जबकि किसी व्यक्ति को मृत्यु कारित करने का आशय हो। दूसरे पॉइंट में ऐसी कोई शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित करने का आशय हो या मृत्यु कारित हो जाने की संभावना हो। तीसरा, ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित करने का, उसमें शारीरिक क्षति आपकी मृत्यु कारित करने के लिए की जानी चाहिए, परंतु वह प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु के लिए पर्याप्त हो। चौथे बिंदु में यह बताया जाता है कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं वो कार्य इतना आसन्न संकट है या कार्य करने की इतनी अधिक संभावना है कि आपके कार्य के पीछे उसको ज्ञान है कि उस कार्य से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, और वो बिना किसी प्रतिहेतु के इप्सित होना चाहिए, यानी कि बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कारण के ही यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है तो यह क्या कहलाता है? हत्या कहलाता है। इस पर रैग वर्सेस गोविंदा के केस में आपराधिक मानववध तथा जो हत्या है उन दोनों में उनकी तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात उसमें यही कहा गया कि धारा 299 तथा 300 में कोई गुणमूलक अंतर नहीं है, मात्रात्मक अंतर है। वास्तव में इन दोनों का पनिशमेंट धारा 302 तथा 304 के अंतर्गत बताया जाता है। हत्या एक संज्ञेय अपराध है, नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है। आपराधिक मानववध भी एक संज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध है, और ये असमनीय अपराध है, इनमें कोई भी समझौता नहीं कराया जा सकता। और ट्रायल बाई कोर्ट ऑफ सेशन है, सेशन कोर्ट के द्वारा ये विचारणीय मामले हैं। अब इतने इस विषय में आज के लेक्चर्स में इतना ही पर्याप्त है। आगे फिर मिलते हैं, हम आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।